हेलो दोस्तों, अभी मैं आपको पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान से 3 मार्क्स कराऊंगा, ठीक है। और 3 मार्क्स में मैं बस आपको 4 क्वेश्चन दूंगा और इन्हीं 4 क्वेश्चन में से आपका एग्ज़ाम में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर दिखेगा। भारत में संघीय शासन व्यवस्था की चर्चा करें, ठीक है ना। यानी कि भारत में जो संघीय शासन व्यवस्था है वो किस प्रकार है, कैसे नहीं है, उसके बारे में आपको क्या करना है, चर्चा करना है, ठीक है। तो देखिए, भारत में संघीय शासन व्यवस्था पाई जाती है, ये तो आपको पता ही है, जिसमें शक्ति का विभाजन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच किया जाता है। अब जो यहाँ पर शक्ति का बंटवारा होगा ना, उसमें कुछ शक्तियाँ केंद्र सरकार अपने पास रख लेती है, कुछ शक्तियाँ राज्य सरकार अपने पास रख लेती है। भारत का संविधान लिखित है ना। भारत का जो संविधान है उसको हाथों से लिखा गया है और इसमें केंद्र व राज्यों के अधिकार अलग अलग निर्धारित हैं, है ना। और इसमें जो है केंद्र का क्या क्या अधिकार है वो अलग लिखा गया है और राज्य का क्या क्या अधिकार है वो अलग है, ठीक है। संविधान सर्वोच्च होता है और संविधान सबसे ऊंचा होता है ना, यानी कि संविधान के आगे किसी का नहीं चलेगा। स्वतंत्र न्यायपालिका विवादों का समाधान करती है। अब न्यायपालिका यानी कि जो वहाँ पर चीफ जस्टिस होते हैं या तो सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस होते हैं, ठीक है ना, वो लोग क्या करेंगे, कोई भी, है ना, पक्षपात नहीं करेंगे। अगर वो फैसला दे रहे हैं तो किसी भी पक्ष को देख करके वो फैसला नहीं देंगे। जो सही होगा वो सही बोलेंगे, जो गलत होगा वो गलत बोलेंगे, ठीक है। भारत में केंद्र मजबूत है, समझ गए ना। भारत का जो केंद्र है यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट वो क्या है, थोड़ा मजबूत है, इसलिए इसे संघात्मक व्यवस्था के साथ एकात्मक झुकाव वाला संघ कहा जाता है, समझ गए। केंद्र मजबूत है इसलिए इसे क्या कहा जाता है, एकात्मक झुकाव वाला भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि केंद्र के पास ज़्यादा पावर है, वहीं राज्य सरकार के पास थोड़ा इसके अपेक्षा में बहुत कम पावर है, समझ गए। जैसे उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, केंद्र के पास क्या है, रक्षा और विदेश नीति, है ना। विदेशी जितना नीति रूल रेगुलेशन बनाना होगा केंद्र बनाएगी, है ना, और रक्षा कौन करेगी, केंद्र। लेकिन यही राज्य सरकार के पास क्या है, शिक्षा है और क्या है, पुलिस है, समझ गए। तो राज्य सरकार के पास देख लो कितना कम पावर है, और यहाँ पर यहीं अगर देखेंगे केंद्र सरकार के पास, तो केंद्र सरकार के पास राज्य सरकार से बहुत ज़्यादा पावर है, समझ गए। चलिए, तो इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार को गठन करता है। अब देखिए दोस्तों, लोकतंत्र में सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है ना। यानी कि हमारा जो भारत है इसमें अगर किसी का भी सरकार बनता है तो वो जो बनता है ना, वो कौन चुनती है, जनता चुनती है, ठीक है। इसलिए वह जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। अब जनता के द्वारा चुनी जाती है इसलिए जनता के लिए उत्तरदायी होती है। चुनाव के समय सरकार को अपने कार्यों का हिसाब देना पड़ता है ना। अब चुनाव जब आ रहा है तो सरकार क्या की क्या नहीं इसका हिसाब देना पड़ता है। लेकिन अभी का जो नेता लोग हैं ना, ये लोग जनता को मैनिपुलेट कर देता है ना। जो काम है उसको छिपाने के लिए हर बार जब जब चुनाव आता है कोई एक विवाद खड़ा कर देता है। इसके प्रति इससे क्या होता है कि जो जनता है ना, वो जो मुख्य उसका बिंदु है उससे भटक जाता है और इधर इधर विवादों में बढ़ जाता है। चलिए, लोकतांत्रिक सरकार कानून के अनुसार काम करती है जिससे वह जिम्मेदार बनती है ना। अब लोकतंत्र में जो लोकतांत्रिक सरकार है ना, वो नियम कानून के हिसाब से काम करेगी, ऐसे नहीं कि अपना मनमानी करते रहेगी। जनता की सहमति से बनी सरकार को वैध सरकार कहा जाता है। इस प्रकार लोकतंत्र उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का निर्माण करती है ना। अब जो भी जनता चाहेगी वो सरकार आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, उसी को वैध सरकार कहा जाएगा, है ना। और वो लोकतंत्र जो है ना, उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का निर्माण करती है, समझ गए। चलिए, तो इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है उसको देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है ये क्या है, सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, तो स्पष्ट करें, है ना। सत्ता की साझेदारी जरूरी क्यों है, इसके बारे में आपको क्या करना है, बताना है। तो देखिए,
सत्ता की साझेदारी इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे देश में शक्ति का केंद्रीकरण नहीं होता है। देखिए ये जरूरी क्यों है, क्योंकि अगर बात करेंगे ना देश का, है ना, तो देश में जो शक्ति है ना इसका बंटवारा हुआ है। इससे क्या हुआ है ना, जो शक्ति है सबके पास है, यहाँ पर एक ही व्यक्ति के पास नहीं है। ठीक है, यह विभिन्न वर्गों, क्षेत्रों और समुदाय को शासन में भागीदारी का अवसर देती है ना। अब यहाँ पर देखिए कोई भी क्षेत्र का व्यक्ति हो या तो कोई भी जाति का हो, कोई भी नस्ल का हो, है ना, कहीं से भी हो, है ना, भारत का नागरिक होना चाहिए, उसको यहाँ पर सत्ता का जो शक्ति है उसमें भागीदारी बनने का अवसर दिया जाता है। समझ गए? इससे सामाजिक टकराव कम होता है और राष्ट्रीय एकता मजबूत होती है ना। अब समाज में जो टकराव होता है ना वो कम होता है और सब कोई मिलजुल करके यहाँ पर रहते हैं। समझ गए ना, इसलिए एकता मजबूत होता है। अब देखिए सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की मूल भावना है ना। अब सत्ता की साझेदारी ही लोकतंत्र का क्या है, मूल भावना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शक्ति का जो बंटवारा होगा ना वो सब में बटेगा, है कि नहीं। नहीं तो मान के चल रहे हैं कोई एक विशेष प्रकार का व्यक्ति अपने पास सारी शक्ति रख लेगा तो वहाँ पर बाकी लोगों को साथ क्या होगा, गलत हो जाएगा। समझ गए ना, ऐसा लोकतंत्र में तो नहीं होता है। इसलिए अगर लोकतंत्र है तो उसमें सत्ता की साझेदारी जरूरी है। समझ गए? इसके बाद देखिए उदाहरण दिया है यहाँ पर, एक उदाहरण के लिए जैसे केंद्र राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा और गठबंधन सरकार, है ना। जो केंद्र है अपनी केंद्र कुछ शक्तियाँ अपने पास रखती है, राज्य कुछ शक्तियाँ अपने पास रखती है ना। अब अगर किसी का बहुमत नहीं आया तो वो गठबंधन सरकार करके अपना सरकार बना सकती है। ठीक है, इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों चौथा जो हमारा क्वेश्चन है इसमें क्या है, संघीय और एकात्मक शासन में संघीय और एकात्मक शासन के मुख्य अंतर उदाहरण सहित स्पष्ट करें, है ना। यानी कि आपको संघीय शासन व्यवस्था, है ना, और एकात्मक शासन व्यवस्था के बीच में आपको अंतर बताना है। ठीक है, तो देखिए संघीय शासन में शक्ति केंद्र और राज्य के बीच विभाजित होती है ना। संघीय शासन में क्या होगा, शक्ति जो होगा ना केंद्र के पास भी होगा और राज्य के पास भी होगा। जबकि एकात्मक शासन में क्या होता है, सारी जो शक्तियां होती हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र के पास होता है। ठीक है, अब देखिए फिर से संघीय शासन में संविधान सर्वोच्च होता है जबकि एकात्मक में संसद सर्वोच्च होता है। समझ गए, दो अंतर बता दिए। अब संघीय में अगर बोलेगा तो संविधान ही सबसे बड़ा होता है, लेकिन अगर एकात्मक कहीं पे सरकार है, एकात्मक शासन व्यवस्था है तो उसमें संसद सबसे प्रमुख होता है। समझ गए? चलिए अब इसको एक उदाहरण के थ्रू हम लोग देखते हैं। देखिए उदाहरण के लिए अगर जैसे भारत क्या है, संघीय शासन है। भारत में कैसा शासन है, संघीय शासन। यहीं पे इंग्लैंड में एकात्मक है ना, वहाँ पर राजा रानी रहते हैं। संघीय व्यवस्था में राज्यों को स्वायत्तता मिलती है पर एकात्मक में नहीं। समझ गए ना ये बात। यहाँ पर शायद आप लोग 2 मार्क्स वाला और 5 मार्क्स वाला वीडियो देख चुके होंगे और यहाँ मैंने क्या बता दिया, 3 मार्क्स। ठीक है ना, यानी कि आपका 2, 5 और 3 मार्क्स आपका कंप्लीट हो गया है ना। यहीं पे हमारा जो पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान, वो हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, तो मिलते हैं इसी तरह को और एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।